नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, ठीक है, ठीक बने रहिए। और आज दशहरा के दिन आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और आज के दिन जो है वो आप बुराइयों को छोड़ करके अच्छाइयों के मार्ग पर चलेंगे, अच्छाइयों का अनुसरण करेंगे, बुराइयों को निकाल देंगे। तो हमारे चैनल के प्रति भी आपकी कोई द्वेष की भावना हो तो उन्हें त्याग करके और हमारे चैनल के साथ सहानुभूति रखें। हमारे चैनल को देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी भेजें ताकि उनको भी इस मौके का लाभ मिल सके। तो हमारा चैनल बघेल सर केमिस्ट्री आपका एक बार पुनः फिर से स्वागत करता है। और हमारे चैनल में क्या करेंगे, आज हम रसायन विज्ञान कक्षा 12 की पाठ 8 का डी एवं एफ ब्लॉक का जो तत्व है उनके हम क्या पढ़ेंगे, आयनन एंथैल्पी पढ़ेंगे। आयनन एंथैल्पी का मतलब होता है कि हमने ये मान लिख रखे आयनन एंथैल्पी के, वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना पूछे जाते हैं, केवल हमने आपकी जानकारी के लिए लिखे हैं। तो परिभाषा इसकी क्या है आयनन एंथैल्पी की, कि किसी विलगित गैसीय परमाणु के वाहिकोश से इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की जो मात्रा होती है, उस आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। दूसरी परिभाषा भी हम दे सकते हैं कि किसी विलगित गैसीय परमाणु को आयन में परिवर्तित करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, वो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। इसे हमने किस में, किलोजूल प्रति मोल में मापा गया है, यानी किलोजूल प्रति मोल में इसको मापा गया है। तो ये तो रही इसकी परिभाषा। अब परिभाषा के साथ साथ इनका जो आयनन एंथैल्पी का मान है वो वर्ग में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कैसा होता है, बढ़ता है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, बायां भाग हो गया, और ये हमारा कैसा है, दायां भाग है। तो बाएं से जब दाएं की ओर जाएंगे तो आयनन एंथैल्पी के मान में टोटल जो वृद्धि होती है, टोटल यानी कुल मिलाकर के इनके मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन कहीं कहीं आप देख रहे हैं कि कभी मान बढ़ता है, कभी मान घटता है। तो ये जो है उनके डी ब्लॉक के स्थायित्व पर डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन हम क्या कर रहे हैं, स्थायी कक्षक से निकाल रहे हैं या स्थायित्व प्राप्त करने वाले इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। जैसे हमने ले लिया Sc, अभी Sc के बारे में बात करेंगे। तो स्कैंडियम जो है उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 3d में 1 और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3s में 1 और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेंगे, हम इसको Sc से टोटल मिला के किस में, Sc+3 में कन्वर्ट करेंगे। तो +3 में कन्वर्ट करने के लिए हमने वैसे ये देखा था कि जब हम किसी विलगित गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उनकी आयनन एंथैल्पी का मान भी कैसा होता जाता है, बढ़ता जाता है। कहीं कहीं तो ऐसा होता है, भाई कारण क्या है उसका, कारण ये है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे प्रति इलेक्ट्रॉन जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। जब प्रति इलेक्ट्रॉन नाभिकीय निकालने से एक नाभिकीय आवेश की वृद्धि हो जाती है तो परमाणु भी अंदर की ओर खिंच जाता है, परमाणु का आकार भी घट जाता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ जाता है। तो जब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के गिरफ्त में चले जाएंगे, यानी नाभिक के गिरफ्त में चले जाएंगे। जब आकार घटेगा तो नाभिक का प्रभावी क्षेत्र बढ़ेगा, जब नाभिक का प्रभावी क्षेत्र बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के गिरफ्त में चले जाते हैं। और नाभिक पर होता है धनावेश, इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणावेश। तो जब ऋणावेश होता है तो धनावेश जो है वो ऋणावेश को अपनी ओर खींचता है, लेकिन हमें क्या करना है, नाभिक से तोड़ करके उस इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाना है। तो बाहर ले जाने में क्या होती है, ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा लगती है। तो कुल मिला के Sc को स्कैंडियम के +3 ऑक्सीकरण अवस्था में चेंज करने के लिए हमारे जो कुल ऊर्जा का मान है वो है 631। अब 631 जो ऊर्जा का मान है तो वो क्या होता है कि यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो वो आसानी से हम निकाल सकते हैं जितनी भी ऊर्जा खर्च करें। लेकिन अगला जो इलेक्ट्रॉन है तो इसका मान तो बढ़ना चाहिए। भाई एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, दूसरे इलेक्ट्रॉन निकाला, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालेंगे तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से तीसरे इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा जो है वो पहले और दूसरे इलेक्ट्रॉन की तुलनात्मक वृद्धि ज़्यादा खर्च होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, लेकिन होता यह है कि यह जो इलेक्ट्रॉन है यानी डी का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो D0 कक्षक जो है उसको, जो ये स्थायी कक्षक है ये कैसा है, अस्थायी है, और ये कैसा है, स्थायी कक्षक है। तो यह जो स्कैंडियम है
वो डी का एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके अपना D0 स्थायी विन्यास प्राप्त करना चाहता है, तो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को वो दान कर देगा, यानी स्वतः दान करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में, यानी अगला जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने में हमें ज़्यादा ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ेगी। तो ज़्यादा ऊर्जा नहीं खर्च करनी पड़ेगी, अर्थात इसको इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आगे की ओर देख रहे हैं। इसका भी क्या होगा, 556 टाइटेनियम का हो गया। 556 टाइटेनियम का जो आयनन एंथैल्पी है वो हो गई। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय बढ़ेगा, क्योंकि प्रति इलेक्ट्रॉन बढ़ने से परमाणु आकार भी घट रहा है, इसे हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था, और प्रभावी नाभिकीय बढ़ रहा है। तो नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण क्या है, हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा ऊर्जा खर्च होगी। आगे जाकर के क्या होगा, घट गया। घटने का कारण क्या है, इसमें घटने का कारण ये है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए, यानी अब क्या हो गया, हमारा 3D में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए और 4s में कितने हो गए, 2। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से, क्योंकि वो स्थायित्व को प्राप्त करना चाहते हैं, अभी इनमें स्टेबिलिटी नहीं है, ये 0 को फिर प्राप्त करेंगे, तो 0 को प्राप्त करने का मतलब है ये ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। आगे जाकर के हमारा क्या होता है, क्रोमियम में फिर बढ़ जाता है। तो क्रोमियम में बढ़ने का मतलब है, क्रोमियम की कंडीशन क्या हो जाती है कि क्रोमियम में हमारे होता है 3D में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और 4s में कितना हो जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन इससे निकालेंगे तो ये कक्षक ऐसा स्थायी कक्षक है, और स्थायी कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा देनी पड़ती है। तो ज़्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए हमारा मान जो है अगला, यानी IE जो मान है वो तो हमारा कैसा हो जाएगा, कम ही खर्च होगा, लेकिन IE2 का जो मान है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन होगा किसके, IE1 के, ज़्यादा खर्च होगा। और ज़्यादा खर्च का कारण है कि वो कक्षक कैसा है, स्थायी कक्षक है। कैसा है, वो कक्षक है हमारा स्थायी कक्षक है। अगली बात क्या कर रहे हैं, जैसे हम मैग्नीज में पहुंचते हैं तो मैग्नीज के लिए क्या कंडीशन होगी लागू, मैग्नीज के लिए हो गया 3D में हमारे 5 इलेक्ट्रॉन हो गए और 4s में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये भी कक्षक कैसा है, स्थायी है, और ये भी कक्षक कैसा है, स्थायी है। अब किसी स्थायी कक्षक से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें ऊर्जा जो है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि उसका स्थायित्व बिगाड़ना है। तो ये एकदम क्या हो गया, एकदम मैग्नीज में जाकर के, क्योंकि कक्षक कैसे हो गए, स्थायी हो गए, इसलिए इनकी ऊर्जा जो है वो एकदम बढ़ गई। आगे जाकर के क्या हुआ, आगे जाकर के इनका स्थायित्व बिगड़ गया। स्थायित्व क्या हो गया, आयरन में हमारे कितने हो गए, आयरन में हमारे हो गए 26 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कितने हो गए, 26 का मतलब 6, 18 तो हमारा आर्गन का हो गया होगा, वो तो हमने लिखे नहीं, जो हमारे मतलब जो है अक्रिय गैस के समान स्थायी विन्यास प्राप्त हो गया। हमारे 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो 18 8 हमारे 26 हो गए। अब 26 हो गए तो डी में कैसे हो गए, डी में सिमेट्री बिगड़ गई, 1 2 3 4 5 और यहाँ हो गए 6। अब ये अनस्टेबल हो गया, तो अनस्टेबल हो जाने के कारण ये इलेक्ट्रॉनों को आसानी से त्याग देगा। तो आसानी से त्यागने का मतलब यहाँ पर जो भाई प्रभावी नाभिकीय आवेश तो बढ़ ही रहा है, प्रभावी नाभिकीय आवेश तो बढ़ रहा है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है तो आयनन एंथैल्पी का मान भी बढ़ रहा है, लेकिन कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। वो कारण यहाँ पर है कि अब क्या हो गया, अब हमारा मैग्नीज से घट गया। तो मैग्नीज से घटने का कारण है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाने से इस परमाणु के अंदर जो होती है वो अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो स्थायित्व बढ़ जाता है, अस्थायित्व बढ़ जाता है। तो अस्थायित्व बढ़ जाने से अब क्या है, ये अस्थायी कक्षक से स्थायी कक्षक में जाना चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें ज़्यादा ऊर्जा खर्च नहीं होगी। और जो क्रोमियम में था, वो क्रोमियम में क्या था, क्रोमियम में जो हमारा था वो भी हमारा अस्थायी कक्षक है, क्योंकि S में 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हमारे मैग्नीज में जो देखा था हमने, मैग्नीज में क्या देखा था, मैग्नीज में देखा था 3D में 5 और 4s में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 4s में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। जब 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये पूरा कक्षक कैसा हो जाता है, स्थायी हो जाता है। तो जैसे जैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है वैसे वैसे तो इनके मान बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके तुलनात्मक अध्ययन में जो मान जो है वो घट गया। वो घटा इसलिए क्योंकि ये कैसा स्थायी कक्षक है और ये कैसे है, अस्थायी कक्षक। तो ये तो हमारी हुई आयनन एंथैल्पी की बात। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बात चल रहे हैं यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर पदार्थों के भौतिक गुणधर्म। क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक तत्वों के या संक्रमण तत्वों के भौतिक गुणधर्म।
अब भौतिक गुणधर्म में सबसे पहले हमने ले ली अवस्था। अवस्था का मतलब है ये उच्च कठोर होते हैं। जब उच्च कठोर होंगे तो इनके गलनांक भी ज्यादा होंगे, और जब गलनांक ज्यादा होंगे तो क्वथनांक भी ज्यादा होंगे, और क्वथनांक ज्यादा होंगे तो कड़न एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। अब ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात कहाँ से लेते हैं? हम सबसे पहले बात लेते हैं कड़न एंथैल्पी से। और धातुओं के अंदर जो प्रवृत्ति पाई जाती है वो धात्विक बॉन्ड के कारण पाई जाती है। कौन से? धात्विक बॉन्ड। और धात्विक बॉन्ड कैसे बनते हैं? धात्विक बॉन्ड हमने आपको बताए थे पहले वाले पार्ट में, फिर भी बता देता हूँ। ये हमारा कोई मेटल है और मेटल का जो आयन होता है वो धनावेश होता है, मैंने इसलिए अंदर बनाया, ऐसे बना सकते हैं आप। प्लस ये दूसरा मेटल भी है, उस पर भी धनावेश होता है। और उसके बाह्य कोश पर क्या होते हैं? बाहर जो है मेटल के बाहर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? समुद्र होता है। यहाँ पर भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का समुद्र होता है। तो जब इलेक्ट्रॉनों का समुद्र होगा, और ये कैसे हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन यानी इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन, इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन, इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन, इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होता है? एक आकर्षण बल लग जाता है। और यही घटना इनके साथ होती है। यही घटना क्या होती है? इनके साथ होती है। तो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के नाभिक के प्रति क्या होते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। जब आकर्षित हो जाते हैं तो यहाँ पर प्रबल आकर्षण बल लगता है। प्रबल आकर्षण बल ही एक प्रकार का है कूलाम्बी बल है। तो कूलाम्बी बल लगने के कारण क्या होता है? ये कण जो होते हैं वो पास पास आ जाते हैं। इसे ही कहते हैं कड़न एंथैल्पी। तो इनकी कड़न एंथैल्पी कैसी है? ज़्यादा है। इनकी कड़न एंथैल्पी कैसी है? ज़्यादा है। जब ज़्यादा कड़न एंथैल्पी है तो पास पास भी जाएंगे। जब पास पास आएंगे तो इनके बीच में जो होता है फोर्स ज़्यादा लगता है। फोर्स ज़्यादा लगेगा तो वो कैसे हो जाएंगे? उच्च कठोर हो जाएंगे। एक कण को दूसरे कण से दूर करने के लिए हमें ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। और जब कठोर हो जाएंगे तो उनमें गलनांक और क्वथनांक भी ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये जो घटना है वो किसके कारण उत्पन्न हुई? ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, कौन से मुक्त इलेक्ट्रॉन? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन वो हैं जो अनपेड इलेक्ट्रॉन। कैसे हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो डी कक्षकों में क्या हो जाते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिससे उनके कणों के बीच जो है वो मेटलिक बॉन्ड ज़्यादा पाए जाते हैं। जब मेटलिक बॉन्ड ज़्यादा पाए जाएंगे तो उनकी कठोरता भी ज़्यादा पाई जाती है। चलिए हम बात करते हैं आगे हमारा क्या है कि जैसे जैसे हम स्कैंडियम से टाइटेनियम, टाइटेनियम से वेनेडियम, वेनेडियम से क्रोमियम की ओर चलते हैं तो पहले डी में कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन, फिर डी में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर डी में 3 इलेक्ट्रॉन, फिर डी में 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब डी में 4 इलेक्ट्रॉन तो रहते नहीं। जब डी में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं तो डी में कितने हो जाते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन, और एस में कितने हो जाते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो हमारा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ऐसा विन्यास है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन है वो बराबर हो जाते हैं 6। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को हम n से शो करते हैं तो n बराबर कितने हो गए? 6। अब देखिए इससे पहले क्या है? इससे पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है। जब इससे पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो उसके अंदर मेटलिक बॉन्ड कैसे बनेंगे? कम बनेंगे। जब मेटलिक बॉन्ड कम बनेंगे तो उनके अंदर क्या है? कड़न एंथैल्पी भी कम होगी। जब कड़न एंथैल्पी भी कम होगी तो गलनांक और क्वथनांक भी और कठोरता भी कम हो जाएगी, लेकिन होगी क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद तो सबसे ज़्यादा जो कड़न एंथैल्पी है वो किसकी है? वो हमने ये राउंड कर रखे हैं, इनकी है। अपने अपने सीरीज में, अपनी अपनी श्रेणी में 3D में क्रोमियम की, 4D में मोलिब्डेनम की, 5D में टंगस्टन की, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी है? सबसे ज़्यादा है। इसके बाद आगे बात करें, जैसे जैसे हम आगे की ओर चलते चले जाएंगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अब हम क्या करेंगे? अब हम बात कर रहे हैं मैग्नीज की। जब मैग्नीज की बात करेंगे तो 3D में कितने होते हैं? 5, और 4s में कितने हो जाते हैं? 2। जब 4s में 2 जाएंगे तो n बराबर हमारा मान कितना बचेगा? 5, अर्थात क्रोमियम की तुलना में हमारा मान घट गया तो कड़न एंथैल्पी नीचे घट जाएगी। जब घट जाएगी तो इनका जो है ग्राफ
कठोरता का, गलनांक का, क्वथनांक का और कड़न एंथैल्पी का ग्राफ भी घट जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस तरीके से हम कुछ ग्राफ लेके चल रहे हैं। आगे हमारा जो मान होगा वो सबसे टॉप पर हमारा क्या होगा, क्रोमियम। ठीक है, क्योंकि क्रोमियम में एन बराबर किसके लिए, एन बराबर इसके लिए कितना है 6। ऐसे ही हम क्या करें, ऐसे ही हम बात करेंगे, ये तो हो गया किसके लिए, 3D के लिए। ऐसे ही क्या हो गया हमारा 4D के लिए। तो 4D में टॉप टू टॉप कौन होगा, मोलिब्डेनम। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन घटते जाएंगे उनकी कड़न एंथैल्पी घटती चली जाएगी। अगला कौन सा होगा टॉप टू टॉप में, टंगस्टन। फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फिर हमारा धीरे धीरे घट जाएगा। तो इस कारण ये जो हमारे टंगस्टन जो है उसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। टंगस्टन जो है उसका गलनांक बहुत ज़्यादा आता है। और टंगस्टन का उपयोग जो हम इसीलिए फिलामेंट में करते हैं, बल्ब के फिलामेंट में। इसको बहुत देर तक जलाते भी रहते हैं, कई दिनों तक भी जलाते रहते हैं, फिर भी इसमें फ्यूजन होने की संभावना कम पाई जाती है। अगला, तो जैसे जैसे नीचे की ओर चलते जाएंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन घटते जाएंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन घटेंगे तो उनके जो गलनांक क्वथनांक में वो घटते जाएंगे। यही कारण, इसी कारण से क्या है, जिंक, कैडमियम और मरकरी, मरकरी तो हमारा लिक्विड अवस्था में, उसको तो अब चर्चा करनी क्या है। Hg कैसा है, Hg जो है वो हमारा लिक्विड अवस्था में, क्यों, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे तो उसमें जो है मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनेंगे, मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनेंगे तो वो जो है ठोस अवस्था में आ नहीं पाएगा। बाकी की बची ये दोनों धातुएं भी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या जो है वो 1 या 0 हो जाती है, जिससे इनके गलनांक और क्वथनांक कैसे हो जाते हैं, कम, अर्थात कम गलनांक की धातुएं हैं, वाष्पशील धातुएं हैं, इनमें कठोरता भी कम पाई जाती है। तो अगले बिंदु जो हैं वो ऑक्सीकरण संख्या के हैं, वो हम आपको कल बताएंगे। तो जय हिंद, जय भारत। तो अगला पॉइंट है हमारा ऑक्सीकरण अवस्था। और ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो हमने 3D श्रेणी के तत्वों की ले रखी है। और 3D श्रेणी के तत्वों की हमने आपको पहले ही बताई थी, बता दें यहाँ पर फिर भी, कि जो संक्रमण श्रेणी के तत्व होते हैं, सभी की बात कर रहा हूँ मैं, किसी एक विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। संक्रमण श्रेणी के जो तत्व होते हैं उनके पास जो होता है वो डी उपकोष में या बाह्य कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये जो है वो एक से अधिक संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं, एक से अधिक संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। तो एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करने का मतलब है कि वो अपना स्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं। जब स्थायित्व प्राप्त करते हैं तो वो एक से अधिक ऑक्सीकरण संख्या भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और इस ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित होने के कारण ये संकुल बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इनमें उत्प्रेरकीय गुणधर्म भी पाए जाते हैं, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज़्यादा होता है। तो बहुत क्रियाशील हो जाते हैं, ये अलग अलग प्रकार की क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं। बात आती है यहाँ पर ये कि जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उनकी ऑक्सीकरण संख्याएं उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी। इनके बाह्य कोश में कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये पूरे इलेक्ट्रॉन त्याग करके अक्रिय गैस का समान स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। तो इसका देखेंगे क्या होता है, इसका हमारे 3D में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4s में होते हैं 2। तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होने से क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन और तीनों इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या और किसके, आर्गन के समान 18 इनका स्थायी विन्यास प्राप्त करता है। यहाँ भी क्या करता है, ये आर्गन के समान 18 विन्यास, यहाँ भी क्या होता है, आर्गन के समान 18 विन्यास। तो ये क्या है, अक्रिय गैस के समान स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार की ऑक्सीकरण संख्याएं प्रदर्शित करते हैं। मैग्नीज में जो होता है वो अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि डी इसका क्या होता है, इसके डी में कितने होते हैं, डी में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एस में कितने हो जाते हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके डी में कितने हो जाते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एस में कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो बाहरी सभी इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये क्या करते हैं, अपनी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। तो कुल मिलाकर के हुआ कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनमें परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो बाह्य सारे भी इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, कम इलेक्ट्रॉन भी त्याग सकते हैं। तो ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपनी अलग अलग ऑक्सीकरण संख्याएं प्रदर्शित करते हैं। बात आती है यहाँ पर ये अभी कि कुछ ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो स्थायी रहती हैं, कुछ ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है कौन सी, अस्थायी रहती हैं। जो ऑक्सीकरण संख्याएं स्थायी हैं उनको हमने अंडरलाइन कर रखा है।
तो तत्व जो है वो अलग अलग ऑक्सीकरण संख्या में स्थायी पाए जाते हैं, बाकी बनाते सब हैं। यानी ये किसके साथ बनाएंगे, ये बनाएंगे फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ में, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, ज़्यादा होती है, विद्युदात्मकता ज़्यादा होती है। जब विद्युदात्मकता ज़्यादा है तो ये अपने संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों को दान कर देते हैं, और जब अपने संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों को दान कर देंगे तो अलग अलग प्रकार की ऑक्सीकरण संख्याएं प्रदर्शित करेंगे। तो मैंने अभी बताया था आपको कि जो हमने अंडरलाइन कर रखी हैं वो कैसी हैं, उन परमाणुओं की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं, अर्थात उनके संकुल आपको देखने को मिलेंगे, संकुल, यौगिक। और जो कोष्टक में दिखाई गई हैं वो बहुत तुच्छ समय के लिए बनती हैं और धीरे दूसरी ऑक्सीकरण संख्याओं में वो परिवर्तित हो जाती है। तो कुल आपको याद करना है क्या, कि जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्याएं कैसी होती हैं, परिवर्ती होती हैं, जिसमें से स्कैंडियम जो है वो अपनी परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित नहीं करता है। स्कैंडियम और जिंक की श्रेणी का ऐसा तत्व है जो अपनी ऑक्सीकरण संख्याएं स्टेबल रखते हैं, एक ही ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं, दूसरी ऑक्सीकरण संख्याएं नहीं बदलते हैं। बाकी के जो तत्व हैं वो सभी अपनी ऑक्सीकरण संख्याएं बदलते हैं। तो वर्ग में आवर्त में जैसे बाएं से दाएं जाएंगे तो बाएं से दाएं जाने पर ऑक्सीकरण संख्याएं जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। मैग्नीज तक क्या होती है, बढ़ती हैं। मैग्नीज तक क्या होती है, इनकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती हैं, और मैग्नीज से आगे जाकर के धीरे धीरे उच्च ऑक्सीकरण संख्याओं का जो स्टेबिलिटी होती है, संख्याएं जो होती हैं, मान जो होते हैं वो कम होते चले जाते हैं। तो ये तो रही हमारी बात क्या, कि संक्रमण तत्वों में ऑक्सीकरण संख्याओं का क्रम, और ये अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रकृति के क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। हम आपको एक बात और बता दें कि यहाँ जो कम ऑक्सीकरण संख्या के यौगिक होते हैं, +2 ले लो, 3 ले लें, ये तो कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और जिनकी ऑक्सीकरण संख्याएं कैसी होती हैं, +7 होती हैं, +6 होती हैं, वो कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। और जिन धातुओं की ऑक्सीकरण संख्याएं जो है वो कितने रह गए, 4 और 5 रह गए, तब वो कैसे होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। अगर हम इनके ऑक्साइड लें तो इनके ऑक्साइड जो है वो कम ऑक्सीकरण अवस्था के ऑक्साइड जो होंगे वो कैसे होंगे, वो हमारे क्षारीय प्रकृति के होंगे। अधिक ऑक्सीकरण संख्या के जो तत्व होंगे वो कैसे होंगे, अम्लीय प्रवृत्ति के होंगे। और जो मध्यम ऑक्सीकरण अवस्था के तत्व कैसे होंगे, वो हमारे उभयधर्मी प्रकृति के होंगे। ठीक है, तो ये तो हमारी बात किसकी रही, ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में बात रही। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा आगे जो आएगा वो आएगा मानक इलेक्ट्रोड विभवों की प्रवृत्तियाँ, वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेंगी। जय हिंद, जय भारत। हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।